जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोशिका और उसके अंगों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना है कि कल वाली जो क्लास है उसको यदि आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखी तो उसको जरूर जाके देखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कल वाली क्लास थी वो एकदम बेसिक फंडामेंटल और इंट्रोडक्शन था किसका, कोशिका का। और आज यहाँ पर क्या होगा, कोशिका के अंदर जाएंगे और उसके अंगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे कोई व्यक्ति पहली बार जब तालाब देखने जाता है तो तालाब या तो एक पहले किनारे पे जाता है और किनारे पे रेख के सारा सब कुछ पूरा दृश्य देखता है। ठीक है, ये देखता है उसके तालाब के किनारे किनारे क्या है, उसके अंदर क्या है, लेकिन उसके पानी के नीचे क्या है ये उसको पता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले वाली जो क्लास थी कल वाली, जो कोशिका के बारे में हमने डिटेल में देखा था, उसका इंट्रोडक्शन वो क्या है, वो सिंपल उसका परिचय था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पे अंदर के जो जीव जंतु है, जैसे कि तालाब के अंदर क्या होता है, जीव जंतु होते हैं, समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो अब अंदर जाकर देखने की बारी है कि अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इस टाइप से यहां पर ये जो है कोशिका, तो कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी अंग है इसमें, और इसके कोशिकांग कितने प्रकार के हैं, ठीक है, क्या क्या काम करते हैं ये भी देखेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे मुख्यतः देखने वाले हैं कि कोशिका के अंगों के बारे में। ठीक है, कोशिका के कौन कौन से अंग है इनके बारे में जानेंगे। चलिए, तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। और कोशिका के अंग एवं खोजकर्ता, हेडिंग यहां पे ध्यान रखना है, कोशिका के अंग एवं खोजकर्ता। तो यहां पे कोशिका के अंग कौन से हैं और उसको किसने खोज की, ठीक है, उसकी खोज किसने की, राइट। तो यहां पे सबसे पहले देखें तो ये कोशिका है, सिंपल ये जंतु कोशिका का डायग्राम यहां पे बना हुआ है, आपको दिख रहा है। ठीक है, पादप का यहां पे नहीं बनाया, बस एक दो तीन अंक का फर्क रहता है उसमें, बाकी सेम टू सेम वही है, इसलिए इसी से पूरा समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें इसको। अब यहां पर क्या है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो कोशिका होती है उसमें सबसे ऊपर हमें जो दिखाई देता है आवरण, इसे हम बोलेंगे क्या, कोशिका झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली को कई बार हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको ध्यान रखना है, क्या है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरीके से यहां पे इसको ध्यान रखना है। और बाकी यहां पे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और कोशिका झिल्ली भी बोलेंगे। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली क्यों होती है, कोशिका के ऊपर क्यों होती है, कोशिका झिल्ली क्या करती है, कोशिका के अंदर जितने भी अंग है इन सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, राइट। इनको किसी भी प्रकार से कोई हानि ना हो उसकी देखरेख करने वाला कौन है, तो कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कहीं पर मान लो से कोई बड़ी सी ऑफिस है तो उसमें कभी भी आप जाओगे तो उस बाहर की साइड आपको क्या मिलेगा, गार्ड मिलेगा, ठीक है, या चौकीदार मिलेंगे। ठीक, कोई कंपनी है इस तरह कोई भी है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो गार्ड होता है वो गार्ड क्या करता है, उसकी सुरक्षा करता है ताकि कोई बेफालतू का इंसान अंदर ना आ जाए। हाँ, अंदर तो जाते हैं व्यक्ति, ठीक है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड जिसकी वहां पे अंदर जरूरत है वही लोग अंदर जाएंगे उस कंपनी में या फिर उस ऑफिस में। हर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति अंदर नहीं घुस पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे गार्ड खड़ा है। और यहां पर कोशिका के लिए गार्ड कौन है, तो यहां पे सुरक्षा गार्ड है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी क्या करती है, गार्ड का काम ही करती है कि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे कण बाहर से आते हैं, ठीक है, उनको सबको अंदर नहीं जाने देती है और कुछ लोगों को, कुछ कण को सिलेक्ट करके अंदर भेजती है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या करते, इसको क्या बोलते हैं, परमिएबल सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, परमिएबल सिलेक्टिव मेम्ब्रेन मतलब चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। बाकी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, अभी केवल यहाँ पे इनके अंगों के बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो कोशिका झिल्ली के बारे में यहाँ पे बात हुई, बेसिक जानकारी क्लियर हुई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा देखें, यहाँ पे सेंट्रोसोम की बारी आती है। क्या है, सेंट्रोसोम। अब यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है ये क्या काम करता है, थोड़ा सा इसको देख लें। तो सेंट्रोसोम नॉर्मली क्या है, एक डॉक्टर जिस तरीके से होता है उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी नॉर्मली एक दो पॉइंट में आपको बता दे रहा हूं। सेंट्रोसोम इस कोशिका के लिए क्या है, एक डॉक्टर है। कोशिका के अंदर कुछ भी टूट फूट होती है, कोई हानि होती है किसी भी अंग को, उसको सुधारने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, तो एक वर्ड में इसको ध्यान रखना है कि ये क्या है, डॉक्टर है। डॉक्टर यहां पे नहीं दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सुन लेना है कि सेंट्रोसोम क्या है, एक डॉक्टर है इन सारे अंगों के लिए, कोशिकांग के लिए। ठीक है, अब बात करें इसकी कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो टी बावेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। याद रखना है, सेंट्रोसोम मतलब टी बावेरी। ठीक है, कब, 1888। सन याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहां पे किसने खोज की थी वो याद रखना है।
ठीक, तो सेंट्रोसोम की खोज टी बावेरे ने की। अब इसके बाद फिर नीचे की साइड आते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे ये हुआ, तीसरे नंबर पे आए तो तीसरे नंबर पे इस कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर एक लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है जो लाल लाल कलर रेड कलर में यहाँ पे है, ठीक है, ये सारा क्या है, लिक्विड है, एक द्रव है, गाढ़ा प्लाज्मा टाइप का होता है, चिपचिपा होता है और पारदर्शी होता है और लचीला टाइप का, ठीक है। तो ये जो है द्रव, इसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव जो है इसको साइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। तो यहां पे लिख दे रहा हूं साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इंग्लिश का नाम है और बाकी ये क्या है, हिंदी नाम है। साइटोप्लाज्म बोलो या फिर कोशिका द्रव बोलो, बात एक ही है। अब कोशिका द्रव के बारे में थोड़ा सा एक लाइन में हम देखें तो ये क्या है, तो कोशिका द्रव कोशिका के अंदर पाए जाने वाला वह द्रव है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित होता है। कहां पर, केंद्रक, ये वाला अंदर वाला क्या है, केंद्रक है और बाहर क्या है, कोशिका झिल्ली है। इन दोनों के बीच में जो पदार्थ है उसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। इतना यहां पर क्लियर हुआ। अब यहां पर हम बात करें कोशिका द्रव, तो ये है कोशिका द्रव, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पर आगे बढ़ जाए अपन, तो यहां पर आगे आता है ER, ठीक है, ER। ये ER जो है ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये ऊपर से ज्यादा पता नहीं होता है, ठीक है। ER क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम है पूरा, क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक दो बार तीन बार बोल लेना इसको तो याद हो जाएगा। अब यहां पे जो ER होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है, एक फर्स्ट वाला ये है और सेकेंड ये वाला है। अब फर्स्ट वाला जो होता है यहाँ पे अंदर की साइड देखें कोशिका के अंदर, तो ये इस तरीके का आपको दिखाई देगा, ये थोड़ा खुरदुरा टाइप का ही दिखाई देगा। ये क्या है, ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैसा है, खुरदुरा है, ये रफ साइड मतलब रफ है ये, ठीक है, जैसे रफ कॉपी होती है, एक फेयर कॉपी होती है ना, इस टाइप से क्या है, एक ये खुरदुरा है जो आपको दिख रहा है, ये कैसा है, ER खुरदुरा, और बाकी इसी के पास में, इसी के ऊपर यहाँ पे देखो एक चिकना दिखाई दे रहा है, ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जैसे फेयर कॉपी होती है ना, फेयर कॉपी के जो पेज होते हैं एकदम चिकने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो प्रकार का होता है, एक खुरदुरा होता है, एक चिकना होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो टाइप का हुआ, कंप्लीट हुआ। और इसके बाद में जो राइबोसोम होता है, आगे देखें राइबोसोम, तो राइबोसोम जो होता है ये क्या करता है, तो राइबोसोम भी क्या है, इस कोशिका का एक अंग है, ठीक है। अब राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो पेलेट ने की थी, किसने, पेलेट, पेलेट, इसका याद रखना है, ठीक है। हर किसी के खोजकर्ता को आप याद नहीं रखना है, ठीक है, जो मेन चीजें हैं जो एग्जाम में आने लायक है उसी को याद रखना है। अब राइबोसोम की खोज किसने की थी, पेलेट ने की थी, और कोशिका में कैसा दिखता है, तो इस तरीके से आकार का दिखता है, ये वाला आकार देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब पेलेट ने कब इसकी खोज की थी, थोड़ा सा इसको भी देख लें, तो यहाँ पे 1955 में इसकी खोज की गई थी, कब, 1955 में, राइट। तो ये यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक, राइबोसोम। बाकी क्या करता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या बोलेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री, मतलब प्रोटीन निर्माण का काम करता है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं, मतलब सिंपल है कि प्रोटीन निर्माण का काम करता है, ठीक है। और बाकी जो राइबोसोम अधिकतर होता है ये कहां पर होता है, ये जो ये वाला जो खुरदुरा भाग है ER का, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खुरदुरा भाग है, यहीं पर होता है, राइट। अब यहाँ पे जो सेल है, अब बारी आती है किसकी, गोल्जी उपकरण की, यहाँ पे उपकरण, ठीक है, उपकरण रहेगा, ठीक है। तो गोल्जी उपकरण बोलो या फिर इसका नाम दूसरा है गोल्जी बॉडी, ठीक है, दोनों नाम इसका है, गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे दोनों लिख दे रहा हूं, एक गोल्जी उपकरण यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, एक दूसरा गोल्जी बॉडी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दोनों नाम इसका ध्यान रखना है। और गोल्जी बॉडी की हम बात करें तो ये क्या करता है, ठीक है, क्या काम करता है, ये एक ट्रक का काम करता है, क्या करता है, ट्रक का काम। मतलब ये है कि जो राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करेगा उसको पूरे शरीर के अलग अलग भागों में बांटने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा गोल्जी बॉडी, ठीक, गोल्जी उपकरण, ठीक है। ये हर जगह ले जाकर बांटेगा। जैसे कि मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी में सामान बहुत सारा बना है, ठीक है, तो बहुत सारा सामान जो बना है तो वहां से अलग अलग शहरों में कौन ले जाएगा, ट्रक ले जाएगा, ठीक है। तो ट्रक एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, इस तरीके से हर जगह पूरा बांटने का काम करेगा, ठीक। तो इसी टाइप से जो यहाँ पे राइबोसोम है ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, उसी प्रोटीन को इधर उधर पूरे सेल में ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगा, राइट। अब यहाँ पर गोल्जी बॉडी, तो इसकी खोज कब, तो इसकी खोज हुई थी 1898 में, ठीक है, 1898 में 1898 में इसकी खोज की गई थी। और किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो या कैमिली गोल्जी,
ठीक है, गोल्जी, ये इनका नाम है, कैमिली गोल्जी, जो वैज्ञानिक है जिन्होंने गोल्जी उपकरण की खोज की। ठीक है, तो जो भी कोई भी मान लो से कोई खोज होती है तो अधिकतर उस साइंटिस्ट के नाम को जोड़कर वहां पे उस अंग का नाम रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। गोल्जी बॉडी देखता कैसा है, तो एक जैसे मूंगफली, मान लो से मूंगफली का जो बीज होता है या फिर मूंगफली होती है उस टाइप का पूरा ये दिखता है। ठीक है, डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी अब यहाँ पर आगे देखें तो आगे आता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूरा जो कोशिका होती है, इस कोशिका का श्वसन अंग बोला जाता है। श्वास लेने वाला जो अंग होता है वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मतलब एक कोशिका, जो कोशिका है इसकी नाक बोल सकते हैं, इसकी नाक कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, श्वसन अंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं श्वसन अंग, श्वसन अंग। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान रखना है। और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो यह अधिकतर लोगों को पता होता है किसने की थी। तो यहां पर एक है अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन ने क्या की? इसकी खोज की। ठीक है, लेकिन जो बेंडा थे, बेंडा वैज्ञानिक का नाम है बेंडा। ठीक है, ये गेंडा मत समझना इसको, बेंडा है। तो वैज्ञानिक का नाम बेंडा है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नामकरण किया था, नामकरण। ठीक है, नामकरण किसने किया माइटोकॉन्ड्रिया का? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने की थी। राइट, इतना यहां पे क्लियर है। और इसने, अल्टमैन ने जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो इन्होंने इसे क्या बोला? इसने बोला था बायोब्लास्ट। क्या बोला था? बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे इसके द्वारा दिया गया नाम है बायोब्लास्ट। और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है किसने दिया? बेंडा ने दिया। इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पर देखें इसका, तो अब आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे इसका जो अल्टमैन है, ठीक है, अल्टमैन ये 1890 है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी बेंडा ने इसका नाम दिया कब? 1898 में, 1897-98 में। ठीक है, कहीं कहीं आपको 97 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे 98 लिखा हुआ मिलेगा। दोनों यहाँ पे याद रखना है। उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं। सन देखो, सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो काम किसने किया था। ठीक है, और या फिर यहाँ पे प्रश्न जो बनता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस तरीके से काम करता है, उसकी कार्य करने की जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, किन किन तत्वों का ये वहन करता है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, अब पहले के टाइम में क्या है? पहले के टाइम में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पे बनते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस सन में हुई। ठीक है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ये नॉर्मल प्रश्न था। लेकिन अब थोड़ा सा अंदर जाके प्रश्न को पूछते हैं। ठीक, अब इसके बाद फिर आगे देखें तो यहाँ पे आता है, सबसे पहले केंद्रक को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर, जीव द्रव्य के अंदर आए यहाँ पर, तो एक ये बड़ा सा गोला दिख रहा है, ये क्या है? केंद्रक है। तो कोशिका के बीच में, कोशिका के अंदर क्या होता है? एक केंद्रक होता है। और यहाँ पर केंद्रक की खोज कब की गई थी? तो केंद्रक की खोज हुई थी 1831 में। कब हुई थी? 1831 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1831 इसका हो गया। अब इसके बाद में फिर आगे देखें तो केंद्रक के अंदर की साइड जो लिक्विड आपको दिख रहा है इसको केंद्रक द्रव बोलेंगे। ठीक है, केंद्रक द्रव, इंग्लिश में बोलेंगे इसको न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिंदी में याद रखना है। केंद्रक द्रव क्या है? केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसको केंद्रक द्रव बोलेंगे। और कोशिका के अंदर जो द्रव है, ये लाल वाला, ये क्या है? कोशिका द्रव बोलेंगे। ठीक, इस तरीके से दोनों यहां पर ध्यान रखना है। अब यहां पे केंद्रक, उसके बाद में आता है केंद्रिका। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका। ठीक, तो केंद्रिका की खोज कब हुई थी इसको देख लो। तो यहाँ पे 1774 में ये हो गई थी केंद्रिका की खोज। ठीक, अब केंद्रक की खोज किसने की थी और केंद्रिका की खोज किसने की थी, इसकी हम बात करें तो यहां पर केंद्रक की खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये है रॉबर्ट ब्राउन। और बाकी केंद्रिका की खोज करने वाला कौन है? तो फेलिक्स फोंटाना। ठीक है, फेलिक्स फोंटाना नाम है साइंटिस्ट का। ठीक है, फोंटाना। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों आपको याद रखना है। एक केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब? 1831 में। और केंद्रिका की खोज कब की गई थी? 1774 में। किसने की थी? फेलिक्स फोंटाना ने की थी। राइट, तो इस तरीके से। और बाकी यहाँ पर देखो, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाली थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया? पोस्ट किया, मतलब उसका रिप्लाई दिया था। ठीक है, क्वेश्चन बना के डाला था मैंने। उसमें यह डाला था कि जंतु कोशिका की खोज किसके द्वारा या फिर कब की गई थी। किसके द्वारा नहीं लिखा था उसमें, कब की गई थी, केवल सन लिखा था मैंने। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, उसमें से 78 या फिर लगभग 80% लोगों ने उसका आंसर गलत दिया।
ठीक है, गलत इसलिए दिया क्योंकि अधिकतर ये जो क्वेश्चन है बेसिक है, ठीक है, कोशिका की खोज किसने की थी, जंतु कोशिका की खोज किसने की थी, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से ये लगभग 80% लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ठीक है, जल्दबाजी में गलत ऑप्शन दे रहे हैं सर, और ये एग्जाम में जाकर ऐसा ही होता है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद में फिर आंसर आपको टिक करना है, राइट। तो चलिए यहाँ पर ये हुआ, और लास्ट में आता है लाइसोसोम। क्या आता है? लाइसोसोम। और सबसे खतरनाक, और यहां पे ये समझ लो कि जो कोशिका है इसमें एक बहुत दबंग व्यक्ति जो है वो है लाइसोसोम, या एक बहुत बड़ा गुंडा मान सकते हैं इसको, लाइसोसोम को, ठीक। क्यों? क्योंकि जो लाइसोसोम है ये सारे जितने भी अंग है यहां पर, इन सभी को डरा धमका के काम करवाने का काम करता है, ठीक है। यहां पर लाइसोसोम ये बोलेगा माइटोकॉन्ड्रिया को कि आप श्वसन का काम करो ताकि सारे जीव जीवित रहें, ठीक है, ये सारे अंग जीवित रहें, अपना काम करते रहें। और इधर राइबोसोम को बोलेगा आपको प्रोटीन बनाना बंद नहीं करना है, कंटिन्यू प्रोटीन बनाते रहना है। तो इस तरीके से ये सारों को सबको क्या करता है? ऑर्डर देता है। और यदि यहां पर ये क्या करते हैं, सब लोग इसकी बात नहीं मानते हैं, तो ये खुद फट जाता है और इसके अंदर होता है एसिड। जब ये खुद फट जाता है तो एसिड पूरे में फैल जाता है और ये सारे सारे जो कोशिकांग है ये सब नष्ट हो जाते हैं, मतलब कोशिका पूरी नष्ट हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे जो लाइसोसोम होता है इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ठीक है, थैली, ये इसको बोला जाता है। और बाकी यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, या फिर ये जो लाइसोसोम है ये कब कब किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम अगली वाली जो क्लास रहेगी जिसमें इन सारे अंगों के बारे में बहुत डिटेल में हम पूरा जानेंगे, तो उस टाइम हम यहाँ पे इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो डी डवे क्या है? डी डवे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं डी डवे, ठीक है। डी डवे ये वैज्ञानिक का नाम है और 1958 में इसकी खोज की गई थी। कब की थी? 1958 में, मतलब 1958 में, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो बेसिक जानकारी सारी सब कुछ दी है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये यहाँ पे इसलिए बताया ताकि इसके बारे में आगे जो अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में गहराई में थोड़ा जाकर पूरा एक एक चीज को पढ़ेंगे, तो आपके माइंड में कम से कम ये तो रहे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो चीज कैसी होती है और किसने उसकी खोज की थी, ठीक है। जब तक किसी व्यक्ति के बारे में आपको उसका नाम, उसका परिचय आपको नहीं पता है, उसके अंदरूनी जानकारी जो होती है, उसकी मेन इंपॉर्टेंट जानकारी उसके अंदर है, वो कैसे आप जान पाओगे, ठीक है। तो हमारी जो एग्जाम है, एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे जितने भी वीडियो है ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको मिलेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो क्लास जितनी भी कंटिन्यू आ रही है, ठीक है, इस चैनल पर, तो आपको कंटिन्यू देखते रहना है। और बाकी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और बाकी ये जो क्लास है इसको यहाँ पर ही एंड करेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।